भौतिकी का जो विद्युत क्षेत्र आवेश जो अध्याय है उसमें पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव प्रकार के कारण अक्षीय और विषुवत रेखीय बिंदु जैसे कि लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो है तुमको अक्षीय में तुमको होता है, जैसा कि लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाहर से विद्युत क्षेत्र अगर द्विध्रुव पर आरोपित किया जाए तो बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण के कारण समझ में आता होगा, बल आघूर्ण के कारण वो उसमें घूमने की टेंडेंसी आ जाती है। बल आघूर्ण सुना होगा, जो कि 7वां अध्याय एक क्लास 11 में भी था। तो बल आघूर्ण का मान होता है तुमको उसका स्थिति सदिश किसी बिंदु पर जहाँ पे से बल कार्य करता है गुना उसका जो सदिश गुणन करते हैं हम लोग बल से। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो कि तुमको विद्युत क्षेत्र का मान होता है अक्षीय बिंदु पर होता है 1/4π2p/r³ और विषुवत रेखीय बिंदु पर 1/4π p/r³। और दिशा जो होती है तुमको एक बार होती है तुमको अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में और उसमें उसके विपरीत दिशा में होती है। तो आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक जो कि है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र जो बाहरी विद्युत क्षेत्र हो अपने द्वारा स्थापित करने कोई एक मान लेते हैं कि यहाँ पर द्विध्रुव है, यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश है। इस पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र में QE बल लग रहा है। इसमें विद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है क्या चीज QE। बाहरी विद्युत F बराबर QE। अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र तुमको है यहाँ पर मान लेते हैं E है, विद्युत क्षेत्र का मान E हो गया और कितना कोण बना रहा है ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये हो गया A और ये हो गया B, AB और ये हो गया तुमको मूल बिंदु मानते हैं यहाँ पर थीटा O। इसी के अबाउट अगर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये तुमको इसके परितः ये घूमेगा। तो बल आघूर्ण का मान इस बिंदु से स्वतंत्र होता है, कहीं भी बिंदु रहेगा तो इसका मान उतना ही रहेगा। बल आघूर्ण बराबर होता है जैसे कि बल इंटू बल तुम्हारा हो गया पहले तो R जो कि यहाँ से यहाँ तक का बल का जो क्रिया रेखा है उसके किसी बिंदु को मिला दीजिए। जैसे कि यहाँ पर B बिंदु है तो OB वेक्टर गुना क्रॉस प्रोडक्ट किसा करते हैं बल का और बराबर QE होता है। और इसमें जो बल लगेगा ये तुमको हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम लोग इधर की तरफ बल लगेगा। परिमाण तो QE ही होगा लेकिन ये तुमको दिशा विपरीत होगा, तो -QE भी कर सकते हैं। ये -QE की दिशा इधर हो गई। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं बल क्या हो, बल आघूर्ण का मान। तो इसको पहले लिख लेते हैं -Q एवं Q आवेश d दूरी से -Q एवं Q आवेश d दूरी से पृथक हैं तथा द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। बाहरी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में द्विध्रुव पर बल F बराबर QE एवं -QE कार्य करते हैं जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो बलयुग्म का
निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल जोड़ा बल का हो गया, बराबर और विपरीत बल जब एक दूसरे के विपरीत दिशा, बराबर और विपरीत बल एक दूसरे के विपरीत बराबर हो और विपरीत लगे और कुछ पृथक हो, तो इसको कहते हैं हम लोग बल का जोड़ा, बल युग्म। जैसे हम लोग किसी चीज़ को घुमाते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर से भी तुम देखो दोनों साइड से बल लगता है, या तुम किसी ढक्कन को खोलते हो तो पेंच लगाते हो तो एक इधर से बल लगता है, इधर से भी लगता है, ये बल युग्म हो गया। तो बल युग्म के कारण जो आघूर्ण होता है, तो ये जैसे कि बल का पहले आघूर्ण निकालते हैं, तो अब आघूर्ण निकालने के लिए जैसा बता रहे थे कि बल गुना इसका आर मतलब इसका स्थिति सदिश गुना बल का। तो बल युग्म के कारण आघूर्ण, बल युग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण तो दोनों के कारण होगा। एक तुमको इसके कारण, तो दैट इज ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस ये हो गया तुमको ओ ए क्रॉस माइनस क्यू ई। तो बल आघूर्ण का मान हो गया, तो ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस ए ओ क्रॉस क्यू ई। ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्रॉस क्यू ई। तो ये ए ओ, तो ए बी क्रॉस क्यू ई, ए बी वेक्टर क्रॉस क्यू ई वेक्टर। ए बी जो तुमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी है क्या है, तुमको डी है, तो ए बी क्रॉस क्यू ई। तो ए बी को हम लोग डी भी लिखते हैं और इसकी दिशा जो होगी तुम्हारा क्यू डी, क्यू इंटू ए बी, बल आवेश एवं इसके बीच की दूरी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बल इसको बल युग्म का मान हो ही क्या, टॉर्क। तो इसका मान कितना हो गया, बल गुना दो ए बी वेक्टर किसकी दिशा में है तुमको, इसकी दिशा जो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। माइनस आवेश से धन, ऋण आवेश से धन आवेश को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी ये, तो टॉर्क बराबर हो गया P क्रॉस E। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना दोनों के बीच की दूरी, और दिशा भी तुमको मैच कर रहा है। दिशा जो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी क्या होती है तुमको, जो कि ऋण आवेश से धन आवेश को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसी की अनुदिश होती है। तो दैट इज P क्रॉस E। तो बल आघूर्ण का मान हो गया P क्रॉस E, अदिश रूप में, ये सदिश रूप में हो गया। और अगर अदिश रूप में चाहेंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा तुमको, PE साइन थीटा। और जहाँ तक कि है जो कि तुमको सदिश रूप में देंगे तो ये n कैप भी दे सकते हैं इसको, जो कि तुमको लंबवत होगा। और ये कैसा होता है तुमको, दिशा जो तुम्हारी होगी जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का कोण हो गया। तो इसको कैसे मान निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले दाहिने हाथ की उंगली को किसकी तरफ रखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो दिशा निकालने का तरीका है सदिश गुणन का, पहले अपने दाहिने हाथ की उंगली को किधर रखिए, जहां पर जिस निकालना चाहते हैं इधर की ओर, ए बी जो कि तुमको इसके निर्देश, और बल की तरफ मोड़ दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर रखिए तो इस ढंग से मोड़ेंगे, ऐसे रखे उंगली को, ऐसे मोड़े, तो ये तुमको किस दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घूमेगा। और यहाँ भी ऐसे रखेंगे तो क्लॉकवाइज ही तुमको जाएगा। तो तुमको दोनों के कारण जो दिशा है, जैसे कि घुमाते हैं दोनों साइड से क्लॉकवाइज दिशा में, तुम्हारा ये बल आघूर्ण की दिशा हो गई। तो बल आघूर्ण क्या होता है, जिस बिंदु के परितः ये घूम रहा है उस अक्ष से इसका तुमको ये स्थिति सदिश गुना बल, यहाँ भी स्थिति सदिश तुम्हारा हुआ गुना बल, लेकिन यहाँ पे बल है माइनस QE। तो दोनों को क्या कर दिए, फिर सदिश रूप में जोड़ दिए, तो कुल बल आघूर्ण निकल गया दोनों के कारण। और बल आवेश गुना दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हो गया टॉर्क बराबर PE साइन थीटा n कैप। तो ये तुम्हारा हो गया।
तो चलो, तो ये तुम्हारा हो गया बल अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा उसके कारण बल आघूर्ण का मान हो गया। तो अब है तुमको बल आघूर्ण तुम्हारा हो गया। और जहाँ तक कि बता रहे थे कि अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता था E बराबर 1/4πε 2p/r³ होता था। विषुवत रेखीय बिंदु पर, विषुवत रेखीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε -p/r³। तो ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का मान होता था। जो पिछला रिजल्ट, जो पिछले लेक्चर में बताए थे, उसको मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया। और तुमको द्विध्रुव क्या में क्या कहते हैं, जो कि द्विध्रुव को जो बल द्विध्रुव जैसे -q और +q आवेश है, तो इसके बीच का दूरी अगर d है तो P बराबर क्या होता है QD। P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। और दिशा हो गई -q2 +q, दिशा हो गई द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसको लाइन को अक्ष कहते हैं। दोनों को रेखा को जोड़ने वाले जो रेखा है दोनों आवेश को, उसको अक्ष कहते हैं। और लंब विषुवत रेखीय का मतलब लंब समद्विभाजक पर r दूरी पर, इसे केंद्र से r दूरी पर रखा हुआ बिंदु, तो उस पर तुमको ये निकाला गया है तुमको। तो ये दोनों सब रिजल्ट है द्विध्रुव से जुड़ा हुआ। और एक तुम्हारा है यहाँ पर टॉर्क बराबर P क्रॉस E, PE साइन थीटा। P हो गया तुमको द्विध्रुव आघूर्ण और E हो गया बाहरी विद्युत क्षेत्र। तो फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं। एक बाहरी विद्युत क्षेत्र E है जो कि दोनों आवेश पर क्या लगाता है, जो द्विध्रुव के दोनों आवेश पर QE और -QE बल लगाता है। और दोनों का आवेश जो है तुमको इस कारण घुमाने की टेंडेंसी रहती है, तो उसके कारण जो आघूर्ण निकालने का होता है तरीका, तो इसमें स्थिति सदिश गुना बल को करके सदिश के रूप में जोड़ दिए, तो इसका तुमको व्यंजक आ गया टॉर्क, जिसको बल आघूर्ण का संकेत हम लोग टॉर्क कहते हैं, टॉ। तो टॉ का वैल्यू आ गया, टॉर्क बल आघूर्ण का वैल्यू आ गया। इस अक्ष से O से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परिधि कितना आ गया तुमको, O से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परिधि। तो ये तुम्हारा अक्ष से स्वतंत्र होता है, लंबवत अक्ष के परिधि इसका बल आघूर्ण का मान आ गया PE साइन थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया द्विध्रुव से जुड़ा हुआ सारा रिजल्ट हो गया एक ही फ्रेम में, इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं द्विध्रुव के बाद तुमको देख लेते हैं एक सतत आवेश वितरण, इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो सतत आवेश वितरण हम लोग जैसे कि सामान्यतः अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं कि एक बिंदु आवेश रहता है Q1, Q2, Q3, ये सब बिंदु आवेश के बारे में हमने पढ़ा। तो अक्सर जो कि दैनिक जीवन में है हम लोगों को सतत आवेश वितरण का से हम लोग देखते हैं कि हर जगह एक आवेश नहीं होकर बहुत से आवेश हैं उस पर। जैसे कि अगर जिसको हम लोग बिंदु आवेश मिलते हैं मानते हैं, अगर दूरी कम है तो जाहिर है कि उस पर जो उसका गोलाकार है तो गोला के रूप में मानेंगे। या ऐसे भी जो आवेश अगर कोई सतह है, कोई सतह है जैसे कि कोई सतह पर है पूरा आवेश, तो उसमें भी एक जगह का आवेश नहीं होता। तो सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण बिंदु आवेश के बजाय बहुत से पदार्थ में आवेश, मतलब आप बिंदु आवेश का मतलब एक जगह पर संकेंद्रित आप मानते हैं आवेश, आवेश सतत रूप से
सतत रूप से उस पदार्थ में वितरित रहता है, तो अगर वह पदार्थ जैसे कि तुमको उसमें लंबाई पर वितरित हो सकता है, ऐसा हो, अगर ऐसा पदार्थ है कि लंबाई पर वितरित हो, जैसे पूरा क्षेत्रफल पर भी वितरित हो सकता है। जैसे लंबाई पर वितरित का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक लंबा छड़ है, तो अगर उस पर Q आवेश है तो Q आवेश हर जगह पर पूरी लंबाई में होगी, तो एक आवेश, एक मतलब कि एक लंबाई पर जो का आवेश होगा तो सतत रूप से वितरित है, तो सतत आवेश वितरण, तो इस पर हम लोग जो है आवेश, रेखीय आवेश घनत्व प्रवाहित उसके लिए परिभाषित करते हैं कि एक रेखीय आवेश घनत्व का मतलब आवेश बटे उसकी लंबाई, तो इसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, जब आवेश Q रेखा पर, एक रेखा पर, जब आवेश Q एक रेखा, एक रेखीय पदार्थ जैसे लंबे छड़ या वलय पर वितरित हो तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एल लंबाई के छड़ पर Q आवेश स्थित हो तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर Q बटे L, क्या आवेश घनत्व लेम्डा बराबर Q बटे L। जैसे कि यहाँ पर रेखा है, ये छड़ हो गया, इसकी मतलब मोटाई कम होनी चाहिए, लंबाई की तुलना में ये मोटाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर L है, छड़ की लंबाई L हो गई और आवेश कितना है इस पर टोटल Q है, तो लंबाई की तुलना में मोटाई क्या होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। आवेश इसमें आवेश बराबर Q, तो एक समान रूप से वितरित रहता है आवेश घनत्व। या तुमको वलय में होगा, जैसे कि रिंग, चूड़ी जैसे कहते हैं, ऐसे वलय का मतलब हो गया चूड़ी आकार, सिक्का आकार का नहीं, ये चूड़ी मतलब कि इसको वलय कहते हैं, जिसमें कि बाहर अंदर खाली होता है। तो इसकी त्रिज्या अगर R होगी, इसकी त्रिज्या अगर R है, जैसे त्रिज्या R है, इस पर आवेश है टोटल, कुल आवेश Q है पूरे परिधि पर वितरित, कुल परिधि पर क्या हो गया, एकांक आवेश पर टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2πa हो गई, उसमें Q आवेश है, तो एक लंबाई में कितना आवेश हो गया, तो इसका लेम्डा जो रेखीय आवेश घनत्व जो कहेंगे, जिसका Q बटे 2πr हो गया ये, तो चार्ज आवेश बटे 2πa लंबाई में Q आवेश है, तो एक लंबाई में Q बटे 2π, तो इसको रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और इसका मात्रक जहाँ तक हो गया, क्या हो गया, कूलम प्रति मीटर, इसका मात्रक तो कूलम बाय मीटर, लंबाई का कूलम प्रति मीटर हो गया। इसी टाइप से अगर क्षेत्रफल पर वितरित हो, तो क्षेत्रफल पर तुमको वितरित होगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब आवेश किसी सतह के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा पढ़ते हैं, इसको अक्सर संकेत दिया जाता है इसको सिग्मा। और Q जैसे क्या हो गया, तुमको आवेश हो गया, Q बराबर कुल आवेश, और A बराबर क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल। A बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर तुमको हो गया L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अगर इस पे क्षेत्रफल तुमको कह सकते हैं, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, इसको L ले लो, इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई क्या हो गई, B हो गई। तो क्षेत्रफल अगर इस टाइप का है और पूरा इसमें जो आवेश वितरित है ये पूरा मतलब कि भरा हुआ है, सिर्फ परिधि पर नहीं है बल्कि बीच में भी, यहाँ भी सब जगह आवेश है, जैसे चक्ति टाइप का हो गया। तो Q बट्टे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर Q बट्टे L गुना B, क्षेत्रफल का मान हो गया। अब मान लेते हैं कि वृत्ताकार बल है, ये वृत्ताकार तुमको कहते हैं, इसको चक्ति कहते हैं, ये चक्ति, वृत्ताकार चक्ति हो गया, ये वृत्ताकार चक्ति है। और इसकी त्रिज्या अगर r है तो ये जैसे किस तरह का चीज़ हुआ, दोनों में क्या अंतर हुआ, इस चित्र और इस चित्र में। इसमें है कि सिर्फ खाली था, वलय में तुमको अंदर का जो क्षेत्रफल अंदर में भरा हुआ नहीं रहता है वलय में, वलय में मतलब कि खाली है। और ये जैसे कॉइन टाइप का हुआ, सिक्का जैसे होता है, तो सिक्का में जैसे होगा तो पूरा सब जगह भरा हुआ है क्षेत्रफल। तो इसका जो सिग्मा, तो इसमें जो क्षेत्रफल पर वितरित है, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बट्टे पाई r स्क्वायर हो जाएगा इसका आवेश का क्षेत्रफल। और अगर गोला के पृष्ठ पर है, यदि आवेश गोला के पृष्ठ पर वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है, तो सिग्मा बराबर Q बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया तुमको। तो चूंकि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये भी पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। गोला के पृष्ठ पर अगर रहेगा, जैसे कि खोखला गोला हो या चालक या ठोस गोला ही हो लेकिन वो चालक हो, तो चालक के पृष्ठ पर आवेश आ जाता है, जैसा कि बाद में भी बताएंगे। चालक के पृष्ठ पर आता है, जो कि अगले चैप्टर में बताएंगे। चालक अगर हो पूरा गोला, तो गोला के अंदर आवेश नहीं बचता है, सिर्फ पृष्ठ पर ही आता है। या अगर खोखला है तो अंदर खाली ही रहेगा, तो पृष्ठ पर रहेगा ही। तो दोनों ही स्थिति में क्या जाएगा, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर। और आवेश अगर तुमको आयतन पर वितरित हो, तो आयतन आवेश घनत्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अंदर पूरा अगर खोखला नहीं हो या गोला क्या हो तुमको पूर्णतः भरा हुआ है और ये चालक नहीं है, तो आवेश उसके आयतन पर वितरित रहेगा, तो उसको हम लोग आयतन आवेश घनत्व कर सकते हैं। जब आयतन पूरा आयतन मैंने अंदर बाहर सब जगह वितरित है, सब जगह आयतन का मतलब गोला में जैसे है गेंद है, तो उसमें सब जगह अंदर वितरित है, ठोस गेंद है, ठोस गेंद है, ठोस अंदर रहे पूरा भरा हुआ मटेरियल, तो वो तुमको 3 डायमेंशन हो गया। तो उसमें हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, उसको कह सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व, इकाई आयतन पर स्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय 4/3 पाई r3। अगर गोला पर है तो r त्रिज्या के गोला पर, r त्रिज्या का ठोस गोला।
अब अगर जैसे कि मान लेते हैं कि तुमको रहेगा यही घन आकार में, घन विथ 3 आयतन है पूरा, तो उसमें क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा, आवेश बटे भुजा का क्यू आवेश है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो, इसको रो पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ेंगे। और सिग्मा होगा तुमको एक क्षेत्रफल पर अगर वितरित है तो जो ये पदार्थ पर निर्भर करता है, और अगर चालक होता है तो कभी भी आवेश उसके सतह पर आ जाता है, और नहीं तो पूरे आयतन में उसका वितरित रहेगा अगर अचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ये सतत आवेश वितरण हुआ। तो अक्सर हम लोग जो है जैसे कि आगे पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, उसमें भी सतत आवेश वितरण कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सतत आवेश वितरण का मतलब हो गया कोई लंबा छड़ हो, गोला हो सकता है, या क्षेत्र में कोई पृष्ठ हो गया, इन सबों के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे। तो उसमें तो ये समस्या है कि उसमें तो बहुत सा आवेश है, तो एक के कारण कैसे निकालेंगे उसको। तो इसके लिए तुमको जो है या तो कूलम का नियम का प्रयोग करेंगे, तो उसमें इंटीग्रेशन करके बनाना पड़ता है, समाकलन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे गणित में सीखोगे तुम, गणित में भौतिकी में भी कुछ सीखा होगा 11वां में। और उसके बाद तुमको जो है तुम्हारा जो है एक सतत आवेश वितरण में तुमको देखा इसका, तो या उसके लिए एक गॉस का प्रमेय है, जो कि आगे लेक्चर में अब हम लोग उसी से जुड़ा हुआ थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। और इसका जो भी क्वेश्चंस वगैरह है एक्सरसाइज में तुमको जितना है इसमें इससे जुड़ा हुआ एनसीईआरटी बुक हो या किसी भी किताब से तुम बना सकते हो, और राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है, राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और उसमें जितने भी तुमको प्रॉब्लम हो रही हैं, तुमको नोट्स लिखना हो या तुमको लाइव क्लास ज्वाइन करना हो, डाउट हो रहा है किसी पढ़ने में, पर्सनल तुमको प्रॉब्लम है किसी चीज़ को पूछना हो, इन सबों के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें तुमको मेरा व्हाट्सएप नंबर या तुमको ईमेल आईडी या तुमको फ़ोन नंबर ये सब दिया हुआ है। तो इसी के साथ तुमको जो है इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो भी दिक्कत हो तो मैं कभी भी संपर्क कर सकते हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।